हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को दोस्तों करते रहिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और निरंतर जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पिछली वीडियो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो सबसे फिर से देखते हैं दोस्तों कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों मैंने पाषाण काल के बाद मैंने बताया ताम्र पाषाण काल, फिर महापाषाण काल। इसके बाद में हमने देखा फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 से 1750। इसके बाद में वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में हमने देखा महाजनपद काल, जिसमें हमने 16 महाजनपदों को देखा। इसके बाद में देखा हमने मगध साम्राज्य को देखा। मगध साम्राज्य पर क्रिमसा बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश को देखा। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासन काल में ही भारत में होता है पहला आक्रमण। किसका होता है? पहला आक्रमण होता है। तो पहले दोस्तों ईरानियों का आक्रमण हुआ था या यूनानियों का आक्रमण हुआ था, ऐसे कंफ्यूजन बनी रहती है। और जब प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न बनता है तो फिर हम गलत करते हैं कि पहले यूनानियों ने आक्रमण किया या ईरानियों ने किया। और अगर यूनानियों ने आक्रमण किया तो किस वंश के थे, क्या उनकी बातें थी। आज की दोस्तों इस वीडियो हम सभी बातों को देखेंगे। इसकी जो दोस्तों पीडीएफ वगैरह होती है, स्क्रीनशॉट होते हैं, और मैं कुछ जो पर डे वगैरह जो होते हैं मैं सब अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं किस तरीके से हुए हैं और कैसे भारत में आक्रमण हुए हैं। ज्यादा बातें नहीं करते हैं दोस्तों, अपने देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं आज को। आज हम देखेंगे दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण, जैसे हखामनी वंश है, और इसके बाद में ईरानी आक्रमण होते हैं। इसके बाद में फिर देखेंगे हम यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, हाइडस पीज या बितिस्ते का युद्ध देखेंगे हम, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं किस तरीके से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और किन क्षेत्रों को जीता, उन सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो विदेशी थे कौन थे? वह थे ईरानी। यूनानी अगर किसी को याद हो तो भाई उसे छोड़ दो, यूनानी नहीं थे। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले जो थे कौन थे? ईरानी थे। ईरानियों जिन्होंने भारत पर पहला जो सफल आक्रमण किया वो किस वंश से? हखामनी वंश थे। किस वंश से? हखामनी वंश थे। इसका जो पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया वह था साइरस द्वितीय। कौन था? साइरस द्वितीय, जिसका शासनकाल 558 से लेके 553 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। सबसे पहले हमने देखा भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? ईरानी थे। किस वंश से थे? हखामनी वंश से थे। जिसका जो पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, हालांकि सफल आक्रमण नहीं था, साइरस द्वितीय ने किया। और साइरस द्वितीय ने भारत पर जो शासनकाल है वह है 558 से 553 ईस्वी पूर्व। साइरस द्वितीय मकरान होते हुए भारत में आया था और इसने भारत पर आक्रमण किया, तो यह आक्रमण जो था असफल रहा। आक्रमण तो किया था लेकिन भारत के जो क्षेत्र थे उनको विजित करने में सफल नहीं हो सका था। अगला जो आता है दोस्तों इसका पुत्र आता है कैम्बिसेस द्वितीय। कैम्बिसेस द्वितीय बनता है और इसका फिर पुत्र बनता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। इसको दोस्तों याद रखें, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि हखामनी वंश का पहला शासक था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने भारत पर मकरान होते हुए भारत आया, ईरान को जीता। सबसे पहले ईरान को जीता। ईरान को जीतने के बाद मकरान होते हुए भारत पे आया। भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन भारत के जो क्षेत्र थे उनको जीतने में असफल रहा। इसके बाद में इसका शासक बनता है इसका कैम्बिसेज पुत्र, कैम्बिसेज द्वितीय और प्रथम। दोस्तों इनको याद रखें, एग्जामिनर इन्हीं में कंफ्यूजन बनाता है। कैम्बिसेज द्वितीय और कैम्बिसेज द्वितीय का फिर पुत्र आता है दोस्तों डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसने भारत पर जो सफल आक्रमण किया, पहला भारत पर सफल आक्रमण करने वाला कौन था? वह था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। किस वंश का था? तो हखामनी वंश का था। इसका जो शासनकाल है 522 से लेकर 486 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। यह भारत के
सिंधु तक का क्षेत्र विजित कर लेता है। क्या कर लेता है? भारत की जो है सिंधु तक का क्षेत्र विजित कर लेता है। डेरियस प्रथम जो था यह भारत के सिंधु तक का क्षेत्र विजित कर लेता है। सबसे पहले गांधार को जीतता है, कंबोज को जीतता है, फिर अंततः पहुंचता है सिंधु और सिंधु क्षेत्र को विजित कर लेता है। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला जो वंश था अखावनी वंश था, जिसका शासक था कौन? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ये दोस्तों प्रश्न पीसीएस वगैरह में और एसएससी में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में आता है दारा तृतीय। कौन आता है? दारा तृतीय भारतीय सेना को पराजित करता है और मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर से परास्त होता है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का जो पौत्र आता है, यानी कि इसका जो पौत्र आता है वह आता है दारा तृतीय, जिसके भारतीय सेना को भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि जो डेरियस प्रथम था, दारा प्रथम भारत पर सफल आक्रमण कर चुका है। इसके बाद इसका पौत्र आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए और भारतीय जो सेना थी उसको पराजित भी करता है। भारतीय सेना को पराजित करने के बाद मकदूनिया का एक यूनान का शासक था सिकंदर। सिकंदर से युद्ध होता है, सिकंदर से युद्ध होता है और सिकंदर से इसे पराजित कर देता है। 331 बीसी में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 331 बीसी में। इस युद्ध का नाम है अरवेला का युद्ध। अरवेला का युद्ध। अरवेला का युद्ध 331 बीसी में। अरवेला का युद्ध 331 बीसी में सिकंदर और दारा तृतीय के बीच होता है। कब होता है दोस्तों? 331 बीसी में सिकंदर और दारा तृतीय के बीच होता है। कौन सा है? अरवेला का युद्ध। इसको याद रखेंगे दोस्तों, पीसीएस वगैरह में एक आध दो बार पूछा गया है कि अरवेला का युद्ध किनके बीच होता है। तो सिकंदर और दारा, इसमें देगा आपको दारा द्वितीय, तृतीय, प्रथम। ज्यादातर लोग द्वितीय प्रथम लगाते हैं, डेरियस या दारा प्रथम लगाते हैं, लेकिन वह गलत है। इसका जो सही आंसर है वो दारा तृतीय है। भारत पर दोस्तों हमने देखा कि भारत पर आक्रमण करने वाला तो पहला राजवंश था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? हखामनीय वंश था। हखामनीय वंश कैसा था? ईरानी। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? ईरानी थे। ईरानियों में भी हखामनी वंश। हखामनी वंश का जो पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, वह कौन था? वह था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय, जो कहां से? मकरान होते हुए भारत में आता है, ईरान को जीतता है, फिर मकरान होते हुए भारत में आता है, लेकिन भारत पर जीतने में सफल नहीं हो पाता है। लेकिन इसका जो पुत्र आता है वह आता है कम्बिसेज। कम्बिसेज का पुत्र आता है दोस्तों डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। दारा प्रथम जो कि 516 में, कब दोस्तों याद रखेंगे? 516 में जो सिंधु है, सिंधु का क्षेत्र विजित कर लेता है। यह भारत के सिंधु तक का क्षेत्र विजित कर लेता है और यह सिंधु को अपना 20वां प्रांत बनाता है। क्या बनाता है? 20वां प्रांत बनाता है। गांधार और कंबोज, सबसे पहले यह गांधार को जीतता है, फिर कंबोज को और फिर सिंधु क्षेत्र को जीतता है। इसके बाद में इसका पौत्र आता है दारा तृतीय। भारतीय सेना को दारा तृतीय पराजित करता है और भारतीय सेना को जैसे ही दारा तृतीय ने पराजित किया तो दारा तृतीय को लगता है कि हम सिकंदर को भी पराजित कर देंगे। तो जैसे ही तो शहर से वापस जाता है और मकदूनिया के शासक सिकंदर से क्या होता है? हारता है। किस युद्ध में हारता है? अरबेला के युद्ध में, जो कि 331 बीसी में हुआ था। अब जो भारत पर ईरानियों का आक्रमण हुआ था दोस्तों, ईरानियों का आक्रमण हुआ, इसका प्रभाव भारत पर कितना पड़ा? कौन सी शैलियों का विकास हुआ और भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर कैसा प्रभाव हुआ? जब दोस्तों दो अलग अलग प्रजातियों का एक बार में मिलन होता है तो उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन सभी जीवनों में परिवर्तन आता है। वही दोस्तों परिवर्तन आया यहाँ पर। जैसे ही ईरानी और भारतीय शैलियां एक दूसरे में मिली तो सिंधु क्षेत्र में एक नई शैली जिसका नाम था खरोष्ठी लिपि का आविष्कार होता है। तो खरोष्ठी लिपि का जो आविष्कार हुआ है वह ईरानी और आरमाइक लिपि के मिलने से हुआ है। यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारत पर सिंधु क्षेत्र में एक नई शैली कौन सी उत्पन्न होती है? तो खरोष्ठी। और खरोष्ठी लिपि किससे बनी है? तो वह ईरानी और आरमाइक शैलियों का मिश्रण है। मौर्य वास्तुकला में घंटे के जो आकार के हमें गुंबद देखने को मिलते हैं। अब जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे हम तो देखेंगे कौन कौन सी वहां की प्रमुख वास्तुकला है, उनमें हम देखेंगे। तो वास्तुकला में जो गुंबद के आकार यानी घंटे के आकार के जो गुंबद देखने को मिलते हैं वह किसकी देन है? वह ईरानियों की देन है। वह किसकी देन है? ईरानियों की देन है। और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, भारत पर जो विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, किससे प्राप्त होती है? कुछ अभिलेख जैसे वहिस्तून अभिलेख,
पार्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। दोस्तों 3 अभिलेख हैं, आपको याद रखना है कि आखिर हमें कैसे पता चला कि भारत पर जो प्रथम सफल आक्रमण हुआ था किसके द्वारा किया था, कोई साक्ष्य तो होंगे। तो यही दोस्तों 3 जो अभिलेख है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऐसा भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अभिलेख ऐसा है जिससे ईरानियों के द्वारा सफल आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो यही 3 जो है ऑप्शन में दिए गए थे और इन्हीं 3 से बार बार प्रश्न बना है। बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन 3 अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारत पर प्रथम जो सफल आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों में भी हखामनी वंश, और हखामनी वंश में जो सफल आक्रमण के शासक ने किया था वह था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। कब किया था? 516 BC में किया था और इसे अपना सिंध को 20वां प्रांत बनाया था। यही रही दोस्तों भारत पर ईरानियों के आक्रमण की कहानी। अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद क्योंकि ईरानियों का आक्रमण भारत पे हो चुका था, जैसे ही ईरानियों ने भारत के आक्रमण किया, भारत के प्रांतों को जीता कुछ, तो क्या हुआ? सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था, विश्व विजेता बनने के चक्कर में भारत की ओर बढ़ता है और भारत को अपनी उत्सुकता के कारण जीतना चाहता था। देखते हैं कि भारत पर जो द्वितीय विदेशियों ने जो आक्रमण किया था वह कौन थे? वह थे यूनानिया। सबसे पहले दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। इसके बाद किया गया यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अब यह प्रश्न आप दोस्तों जाके देखिए यूपीपीसीएस 2023 में, यूपीपीसीएस एग्जैक्ट प्रश्न ऐसा ही पूछा गया है कि भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा भी हखामनीय वंश के द्वारा। इसके बाद द्वितीय जो द्वारा में आक्रमण होता है भारत पर, द्वितीय विदेशी आक्रमण होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? यूनानियों के द्वारा किया जाता है। यूनानियों में भी भारत कौन था? यूनानियों में था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों यह डेट आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में यह पूछी जाती है कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अब दोस्तों देखते हैं कि सिकंदर कौन था, इसके बारे में जो बातें पूछी जाती हैं। सिकंदर का जो जन्म हुआ था एक बार पूछा गया है दोस्तों, 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्योंकि दोस्तों भारत पर आक्रमण जो सही तरीके से जो किया था और भारत में 19 माह जो रुका था, निकैया, वोकाफेलिया 2 नगर भी इसने बसाए थे। तो इसीलिए पूछा जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता जो बनने के चक्कर में भारत पर आक्रमण करता है, खैबर दर्रे होते हुए हिंदू का पर्वत श्रृंखला से भारत में आता है। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था और इनके गुरु का नाम क्या था। ये सभी पॉइंट है जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सब गलत करते हैं। इनको गलत ना करें दोस्तों। दोबारा से फिर से देखते हैं कि भारत पर सिकंदर ने जो पहला सफल आक्रमण किया था, पहला आक्रमण यूनानियों के द्वारा, यूनानियों में भी सिकंदर के द्वारा किया था। कब? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। इसने जब भारत पर आक्रमण किया था, अब देखते हैं इसमें आक्रमण विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये रहा अपना भारत, यहां पे है दोस्तों, यहां पे है दोस्तों यूपी के बाद यहां पे लगा हुआ है अपना बिहार। यूपी और बिहार, यहां पे जो पटना वाला क्षेत्र था यहां पे अवस्थित था मगध। यहां पे मगध था और मगध पे जो शासन कर रहा था शासक वह कौन सा था? घनानंद यहां पे शासन कर रहा था। और जो भारत पर जो आक्रमण होता है घनानंद के शासनकाल में, तो कहां से होता है? यहां से होता है। यहां से क्यों होता है? तो देख सकते हैं आप, ये समुद्र वाला क्षेत्र है, ये समुद्र वाला क्षेत्र है। उत्तर में देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, क्योंकि यहीं पे था एक खैबर दर्रा। कौन सा था? खैबर एक दर्रा था। इसी खैबर दर्रे, क्योंकि हिंदूकुश पर्वतमाला थी और खैबर दर्रे से होते हुए भारत ने सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि अपना उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है और बिहार में पटना में वर्तमान पटना में जो मगध साम्राज्य था और यहीं पर जो शासक था नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद के शासन काल में ही भारत पर यूनानियों का आक्रमण होता है। कैसे होता है? क्योंकि उत्तर में तो पर्वतमाला थी, यहां पे पूरा समुद्र था। अब यहीं पे जो थी हिंदूकुश पर्वतमाला, और हिंदूकुश पर्वतमाला के बीच है एक खैबर दर्रा, और खैबर दर्रे से ही होते हुए सिकंदर भारत में आया था। किस तरीके से भारत में आक्रमण किया?
कौन सी नदियों से होते हुए आया, इन सभी बातों को अभी देखते हैं दोस्तों। कि सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण किया था 326 में ईसवी पूर्व किया था, उस समय शासक को था घनानंद शासक था। कौन था? घनानंद शासक था। सिकंदर का जन्म 356 कब हुआ था? 356 ईसवी पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। क्या था? फिलिप द्वितीय, जो मकदूनिया के शासक थे। फिर से देखते हैं दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसवी पूर्व किया। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 356 ईसवी पूर्व। 356 ईसवी पूर्व जन्म हुआ और जस्ट कितने साल बाद? 326 में, तो 30 साल बाद, जस्ट 30 साल बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया के शासक थे। इसके बाद में सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के जो गुरु का नाम था वह था अरस्तु। सिकंदर, ऐसा भी पूछा गया है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। भारत पर सिकंदर 19 माह रुकता है। भारत पर आक्रमण करने के बाद सिकंदर कितने माह रुका? 19 माह रुका। यह भी प्रश्न दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया है और एसएससी वगैरह में पूछा गया है कितने माह रुकता है, तो 19 माह रुकता है। भारत पर जो दोस्तों आक्रमण किया था, इसकी एक स्थल सेना थी और एक जल सेना थी। स्थल सेना का जो नेतृत्व किया था वह किया था सेल्यूकस निकेटर ने, और जल सेना का जो नेतृत्व किया था वह किया था निर्याकस ने। दोस्तों आप खुद सोचिए कि वह व्यक्ति जो विश्व विजेता बनने के चक्कर में अपने देश मकदूनिया से भारत में आ रहा है, तो वो क्या ऐसे ही आएगा? लाखों की सेना उसके साथ थी, स्थलीय सेना थी, जलीय भी सेना थी, दोनों से होते हुए भारत पर आक्रमण करता है। स्थलीय सेना का जो नेतृत्व किया था वह किया था सेल्यूकस निकेटर ने, और जलीय सेना का नेतृत्व जो किया था वह किया था किसने? निर्याकस ने। अब हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रे होते हुए भारत में प्रवेश करता है। हिंदुकुश पर्वत और खैबर दर्रे होते हुए भारत में प्रवेश करता है। दोनों लाइट चली गई है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो फिर रोकी जाए, फिर शाम को बनाई जाए। आपको चीजें दिख रही होंगी, आप बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और पढ़ लीजिए आप। ये अभी इन्वर्टर वगैरह की तो कोई व्यवस्था है नहीं दोस्तों, बस लाइट से ही काम चल रहा है। देखो जैसे जैसे हो पाएगा तो इन्वर्टर की व्यवस्था करेंगे। फिर होता क्या है कि दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, जैसे बीच में लाइट चली गई, इसीलिए दोस्तों जो बीच बीच में हमें छोड़ना पड़ता है। लाइट चली गई है, फिर लाइट आएगी तब फिर बनाएंगे, अब फिर बीच में चली जाती है, बहुत परेशान करती है दोस्तों। चलिए फिलहाल देखते हैं कि भारत जो सिकंदर है वह हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रे, किससे? हिंदुकुश पर्वत जो पर्वतमाला थी और खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। और बड़ी ये सेना देख, कितनी बड़ी सेना थी? लाखों की सेना थी, जलीय सेना भी थी, स्थलीय सेना भी थी, और खुद सिकंदर भी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। दो सेनापति, सेल्यूकस स्थल सेना का, निर्याकस जल सेना का नेतृत्व कर रहा था। यह इतनी बड़ी सेना देख जो राजा थे अंबी, कहाँ के शासक थे? अंबी ये थे तक्षशिला के शासक थे अंबी। इतनी बड़ी सेना को देख आत्मसमर्पण कर देते हैं दोस्तों। यही जो है, जबकि हालांकि अंबी जो थे इतनी कमजोर स्थिति में नहीं थे कि नेतृत्व नहीं कर पाते। अंबी और राजा पोरस पंजाब के शासक थे, ये तक्षशिला थे। अगर दोनों शासक मिल जाते दोस्तों तो यकीनन तौर पर सिकंदर से युद्ध कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो अंबी की रही कि अंबी ने सिकंदर की इतनी बड़ी सेना देख के आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की खुद सेना का अपनी सेना मिला के नेतृत्व किया भारत को विजित करने में। देख सकते हैं कि आप कितना मूर्ख व्यक्ति है यह। बड़ी सेना देख अंबी ने, जो कि तक्षशिला का शासक था, पूछा गया है दोस्तों किसने आत्मसमर्पण किया था, तो अंबी ने। अंबी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। अब अंबी आत्मसमर्पण कर देता है और सिकंदर की सेना के नेतृत्व करते हुए भारत को विजित कराने में उसकी मदद करता है। अब इसके बाद में दोस्तों सिकंदर थोड़ा और आगे बढ़ता है, सिंधु नदी को पार किया। इसके बाद में पहुंचता है सिकंदर कहाँ? झेलम नदी पर। अब झेलम, सिंधु, झेलम, थोड़ा सा पहले नदियां देख लेते हैं दोस्तों। यह है सिंधु नदी, यह है झेलम नदी, यह है चिनाब नदी, यह है रावी नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज,
इन पांचों नदियों का आप दोस्तों इसी तरह क्रम याद करें, ताकि ज्योग्राफी में से प्रश्न पूछा है कि 5 नदियों को आप क्रम से बताइए। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु नदी को दोस्तों पार करने के बाद सिकंदर झेलम नदी को पार करता है, और झेलम नदी को जैसे ही पार करता है, झेलम नदी को जैसे ही पार करता है, अम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था। अब झेलम नदी को पार करने के बाद झेलम और चिनाब नदियों का जो बीच का क्षेत्र है, उसमें होता है दोस्तों हाइडेस्पीड या वितिस्ता का युद्ध। आप याद करिए कि वितिस्ता मैंने नाम कहां बताया है आपको, वितिस्ता नाम कहां बताया है, याद करिए आप। वितिस्ता, वितिस्ता मैंने बताया था जब वैदिक सभ्यता की नदियां बताई थी कि वैदिक नाम और आधुनिक नाम क्या है। तो वितिस्ता किसका नाम था? वितिस्ता था झेलम नदी का। इसीलिए इसे वितिस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पीड या वितिस्ता का युद्ध किनके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। झेलम नदी के किनारे किनके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। हाइडेस्पीड या वितिस्ता काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको दोस्तों याद ही रखना है कि हाइडेस्पीड या वितिस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। इसी कारण इसे कहा जाता है वितिस्ता का युद्ध। किसके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच? राजा पोरस और सिकंदर। राजा पोरस जो थे कहां के शासक थे? राजा पोरस शासक थे पंजाब के, पंजाब के राजा पोरस शासक थे। और राजा पोरस की मैं खुद यकीनन बहादुरी करता हूं दोस्तों कि राजा पोरस ने सिकंदर की इतनी बड़ी सेना देख, और जो एक मूर्ख अंभी भी सिकंदर का समर्थन कर रहा था, दोनों से सेना को ना देखती हुई कितनी बड़ी सेना है, हारेंगे या जीतेंगे क्या होगा, कि बाद में क्या होगा, कुछ नहीं देखा। बस भारत को विजित होने से बचाने के लिए राजा पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया। पता था कि हार जाएंगे युद्ध में, पता था कि युद्ध में हार जाएंगे, फिर भी युद्ध को लड़ा दोस्तों। किस लिए? कि भारत को कोई विजित ना कर पाए। राजा पोरस जो कि एक बहुत ही बहादुर शासक थे, पंजाब के शासक थे। हाइडेस्पीड या वितिस्ता का युद्ध होता है, सिकंदर जीत जाता है दोस्तों, और राजा पोरस हार जाते हैं। लेकिन सिकंदर खुद राजा पोरस की बहादुरी को देखकर इतना प्रभावित होता है, इतना प्रसन्न होता है कि इन्हीं की जीत के खुशी में एक तो बुकाफेलिया नगर बसाता है, और दूसरा राजा पोरस जो थे, राजा पोरस को अपना मित्र बना लेता है। क्यों? इतने बहादुर जो थे, इनकी बहादुरी को देखकर, कि वो खुद जानता था कि इतनी छोटी सेना लेकर राजा जो पोरस है जीत नहीं पाएंगे, फिर भी वह सिकंदर से युद्ध करते हैं, और सिकंदर भले ही आ जाते हैं, लेकिन सिकंदर उनसे इतना प्रभावित होता है कि उनको अपना मित्र बना लेता है और मारता नहीं है। दोस्तों लाइट आ गई है, चलिए दोस्तों देखते हैं। अब आपको क्लियर थोड़ा सा दिख रहा होगा दोस्तों। मैं इसीलिए सुबह के टाइम बनाता हूं कि सनसेट भी होता है, अगर लाइट चली भी जाती है तो आपको चीजें दिखती रहेंगी। लाइट का तो दोस्तों कोई भरोसा है नहीं, कब जा रही है, बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो काटनी पड़ती है, बार बार फिर बनानी पड़ती है। एक बार बना देते हैं, लाइट चली गई, फिर सकता है कि दिख नहीं रहा आपको, फिर दोबारा से बनाते हैं। चलिए चीज़ें आपको सुबह के टाइम इसीलिए मैं बनाता हूँ कि चीज़ें आपको लाइट चली भी जाए तो दिखती रहे। विजय के बाद झेलम नदी के तट पर 2 नगर बसाता है। राजा पोरस हार जाते हैं, सिकंदर जीत जाता है, और विजय के बाद 2 नगरों को बसाता है। कौन कौन से? एक है निकैया और एक है बुकाफेलिया। एक निकैया और एक बुकाफेलिया। सिकंदर के घोड़े का नाम था निकैया, और अपने घोड़े के नाम पर ही है नगर का नाम रख देता है निकैया। बुकाफेलिया क्यों रखता है? कि राजा पोरस की विजय की खुशी में, पोरस पर विजय की खुशी में बुकाफेलिया एक नगर बसाता है। सिंधु नदी पार की, झेलम नदी को पार किया। झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, खासकर झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध हुआ। झेलम नदी पार हो गई, इसके बाद में चेनाब नदी को पार किया, रावी नदी को पार किया। अब जैसे ही दोस्तों रावी नदी को पार करता है, यहां पर सिकंदर जैसे ही रावी नदी को पार करता है तो उसे एक जनजाति थी कथैया जनजाति। सिकंदर करता है क्या है कि कथैया जनजाति के बहुत से लोगों को, एक बर्बर जनजाति थी, और सिकंदर अपनी क्रूरता के कारण बहुत से कथैया जनजाति के लोगों को मार देता है, उनके घरों को लूट लेता है, जवाहरों सामान वगैरह सब लूट लेता है, खान पान की वस्तुएं भी लूट लेता है। तो होता क्या है कि कथैया जनजाति से इन्हें युद्ध करना पड़ता है। कहां पर? रावी नदी और व्यास नदी के बीच में। पूछा जाता है कि सिकंदर ने रावी नदी को जब पार किया तो किस जनजाति से उसे युद्ध करना पड़ा? तो किससे?
कथैया जनजाति से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद में दोस्तों रावी नदी पार हो जाती है और रावी नदी के पार करने के बाद व्यास नदी आती है। व्यास नदी आती है। अब व्यास नदी पे होता है क्या है दोस्तों कि व्यास नदी को जो सिकंदर की सेना थी कहां से, मकदूनिया से आक्रमण करते हुए लड़ते हुए आ रही थी। अब सिकंदर की सेना हार मान लेती है और जो रावी नदी थी, जो व्यास नदी थी दोस्तों, सॉरी व्यास नदी थी, व्यास नदी को पार करने से मना कर देते कि अब हम व्यास नदी को पार नहीं कर सकते। आगे की देखते हैं कहानी दोस्तों क्या है कि विजित प्रदेशों को अपना सेनापति फिलिप, विजित प्रदेशों को अपना सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट जाता है। कब लौटता है दोस्तों, यह भी पूछा गया है कि आक्रमण कब किया था। 326 ईस्वी पूर्व में। कितने महीने रुका था, 19 माह रुका था। और 325 ईस्वी पूर्व में लौट जाता है विजित प्रदेशों को अपने जो सेनापति था फिलिप को सौंप कर। भारत में ओहिंद पुल का निर्माण कराता है। क्या करता है, भारत में पहली बात तो दोस्तों 2 नगर बसाए, निकैया और बुकाफेलिया। निकैया अपने घोड़े के नाम पर, बुकाफेलिया परस्पर विजय की खुशी में। इसके बाद में और ओहिंद, कौन सा दोस्तों, याद रखेंगे, ओहिंद पुल का निर्माण कराता है और 12 वेदिकाओं का भी निर्माण कराता है। कितनी, 12 वेदिकाओं का भी निर्माण कराता है। 323 बीसी में, 323 बीसी में जब वह वापस जाता है तो बगदाद के निकट बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 323 ईस्वी पूर्व बगदाद के निकट बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्या होगा, हाइडस्पीज या वितिस्ता का युद्ध को जीता, झेलम नदी के किनारे राजा पोरस को हराया, खुशी में कुछ माह रुका, अपने घोड़े के नाम पर निकैया बुकाफेलिया नगर बसाया, ओहिंद पुल का निर्माण करवाया, 12 वेदिकाओं का निर्माण करवाया। ये सब करवाने के बाद विजित प्रदेशों को ये सब करवाया। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जो व्यास नदी है, मैंने बताया आपको कि सेना काफी थक चुकी थी या जो भी कारण हो, या घनानंद की बड़ी सेना को देखकर, घनानंद की बड़ी, क्योंकि लोगों ने कुछ ने कहा था कि घनानंद इतना बड़ा शासक है। हालांकि घनानंद इतना बड़ा शासक नहीं था, लेकिन होता क्या है कि लोगों के द्वारा सुना गया कि संपूर्ण केंद्रीय सत्ता के रूप में सबसे बड़ा जो था मगध था, केंद्रीय सत्ता के रूप में मगध था और मगध का शासक था घनानंद। घनानंद के बारे में सुन रखा था सेना ने कि घनानंद इतना बड़ा शासक है कि अगर उससे युद्ध हुआ तो एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए भी जो शासक थे, जो सैनिक थे, सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और यहीं से सिकंदर वापस लौट जाता है। वापस लौटने के क्रम में वह नगर बसाता है, पुल बनाता है, 12 वेदिकाओं का निर्माण कराता है, विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर चला जाता है। और वहीं 323 में जब वापस लौट रहा है तो बगदाद के निकट बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं यकीनन आप उतना पढ़ता चलिए। जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा या फिर मैं खुद पीसीएस के प्रीवियस ईयर या यूपीएससी की प्रश्न कराता हूं तो आपको दिखाता हूं कि हाँ किस किस तरीके से एक एक पॉइंट से एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। यह वीडियो में दोस्तों आपको कराने को 10 मिनट में भी करा सकता हूं और कराने को आपको अगर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पढ़ाने लग जाऊं कि क्या अंतर हुआ तो आपको मैं 5-6 घंटे में पढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं दोस्तों इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपकी चीजें भी ना छूटे, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब यूट्यूब पे होता क्या है दोस्तों कि 2-4 पॉइंट लिखे उनने और वही जो बच्चे रटते हैं पॉइंटों को। मेरी आदत क्या है दोस्तों कि भले ही मेरी वीडियो में व्यू बिल्कुल ना आए, लेकिन जितने लोग मुझसे पढ़े कम से कम बाद में जब प्रश्न एग्जाम में आए तो कम से कम मुझे दुआ तो दे कि हाँ सर ने जितना पढ़ाया है, भाई ने जितना भी पढ़ाया है सही पढ़ाया है। 323 में बगदाद के निकट बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों सिकंदर के द्वारा भारत में 2 सिक्के चलाए जाते हैं। कौन से, एक स्वर्ण का सिक्का चलाया जाता है डेरिक और रजत का सिक्का चलाया जाता है सिंह लोई। सोने का सिक्का था, फिर सिकंदर के द्वारा भारत में 2 सिक्के चलाए गए। कौन से सिक्के थे, एक सिक्का था डेरिक, सोने का सिक्का था डेरिक, याद रखेंगे दोस्तों सोने का है। डेरिक सिक्का किसका है, सोने का है। और रजत का सिक्का जो है वह सिंगलोई किसका सिक्का है, रजत का सिक्का है। और इन्हीं के अनुरूप भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। भारत में पहली बार किनके अनुरूप सिक्के ढाले गए तो यूनानियों के सिक्के सोने के डेरिक और रजत के सिंगलोई को देख के ही उलूक शैली में, किस शैली में, उलूक शैली में सिक्कों को ढाला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए
जैसे कि भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके साथ काफी लेखक आए थे जो कि यूनानी विद्वान थे। जैसे कि एग्जाम में पूछता है निरयाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलर। फिर से देखते हैं, निरयाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलर, तीन लेखक, ठीक, यूनानी लेखक सिकंदर के साथ भारत में आते हैं। एग्जाम में दोस्तों पीसीएस में कई बार पूछा गया है और एसएससी में भी भारत में कौन से यूनानी लेखक सिकंदर के साथ आते हैं, तो आपको दे देगा निरयाकस दे देगा, अरिस्टोब्यूलर दे देगा या ओनेसिक्रिटस दे देगा, कोई भी दे सकता है। लेकिन पीसीएस में जब 2-3 बार अलग अलग पीसीएस में पूछा गया तो यह तीनों नाम एक साथ दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं आए थे। निरयाकस आए थे, ओनेसिक्रिटस आए थे और अरिस्टोब्यूलर आए थे। यह तीन जो लेखक थे, यूनानी लेखक, सिकंदर के साथ भारत में आए थे। अब दोस्तों जब यूनानी शासकों का सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है तो भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो यूनानी और भारतीय जब शैलियां एक दूसरे में मिलती हैं, तो होता क्या है, छत्रप शैली, मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों को यूनानियों ने सीखी। जो छत्रप शैली थी, छत्रप शैली किसकी है, छत्रप शैली एक मुद्रा निर्माण की शैली है जिसकी जो कला थी भारतीयों ने किससे सीखी थी, यूनानियों ने सीखी थी। गांधार शैली जो कि किसकी देन है, यूनानियों की देन है। कौन सी शैली, भारत में वस्तुकला निर्माण की एक प्रमुख शैली है जो गांधार शैली, किसकी देन है, यूनानियों की देन है। भारतीय कौन सी शैली थी, मथुरा कला शैली थी। कौन सी, मथुरा कला शैली थी, यूनानी है गांधार कला शैली। जब सिकंदर का आक्रमण होता है लोगों को खैबर दर्रे के बारे में पता चलता है, आर्थिक जीवन यानी कि आर्थिक व्यापार होता है, व्यापार एवं वाणिज्य का बढ़ना शुरू होता है। इसके बाद जो सामाजिक जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब दो शैलियां मिलती हैं दोस्तों कि काफी ज्यादा, जब दो शैलियां मिलती हैं तो काफी ज्यादा उनमें अंतर आता है और एक दूसरे में घुलने का प्रयास करती हैं। जब मैं कल प्रश्न कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। अंतिम जो पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अश्वक एक क्या था, सीमांत गणराज्य था। अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी थी, क्या थी, मशक। अश्वक सीमांत गणराज्य था एक जिसकी राजधानी थी मशक। सिकंदर द्वारा लौटते समय बड़ी संख्या में यह जो सीमांत गणराज्य था पुरुषों की हत्या की जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि जब पुरुषों की हत्या की जाती है तो महिलाओं के द्वारा सिकंदर की सेना से आक्रमण भी होता है। यहाँ पर एक हमने देखा था दोस्तों, यहाँ पे कथैया जनजाति थी और एक अश्वक जो सीमांत गणराज्य था, दो से सिकंदर की आक्रमण हुए हैं। अश्वक जो कि एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी थी मशक और सिकंदर द्वारा बड़ी संख्या में पुरुषों की यहाँ पे हत्या की गई थी, जिसी कारण सिकंदर की सेना को इनसे भी युद्ध करना पड़ता है। ये रहा दोस्तों हमारी जो हमें पढ़ना था भारत पर विदेशी आक्रमण के क्रम में। तो देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि भारत पर विदेशी आक्रमण देखे हमने। जैसे कि पहला जो हुआ था आक्रमण ईरानीय का था जिसमें हखामनी वंश ने पहला जो आक्रमण किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहला आक्रमण किसने किया था, वह किया था साइरस द्वितीय ने, लेकिन वह सफल नहीं था। और दूसरा जो सफल आक्रमण किया वह किया है किसने, साइरस किसने किया, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था, जिसने सिंध का वाला क्षेत्र को जीत लिया था और अपना 20वां प्रांत बनाया था। इसके बाद में प्रभाव हमने देखा कि जब ईरानियों का भारत पर आक्रमण होता है किस तरीके से भारत पर प्रभाव पड़ता है, उनकी शैली का और भारतीय शैली का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिकंदर का हमने दोस्तों आक्रमण देखा, हाइड स्पीच का युद्ध देखा और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जिन बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को, अपने यारों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, बड़ा भाई या छोटा भाई जैसे कुछ भी समझ पे दोस्तों, और आप कमेंट्स बॉक्स में जब कमेंट्स किया करिए, पहली बात तो आप जब कमेंट्स जरूर किया करिए। और जो भाई मेरे कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट्सों को मैं देखता हूं और खुशी होती है कि जब आप कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप कमेंट्स में सर वगैरह ना कहिए, अगर आप भाई हैं तो कुछ भी कहिए, भाई कहिए मुझे बस बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक भाई के नाते ही आपको पढ़ाता हूं कि ताकि आप जीवन में अपने सफल हो पाएं और बुलंदियों को छू सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे हर्यक वंश को, तो हमने लाइट चली जाने के कारण बिंबिसार ने जो 3 विवाह किए थे उनको हम नहीं पढ़ पाए। तो बिंबिसार के द्वारा किए गए विवाह, प्रथम जो विवाह किया गया था बिंबिसार के द्वारा, वह किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक जो थे, चेटक की पुत्री चेलना या छन्ना से किया गया था। बिंबिसार के द्वारा जो प्रथम विवाह किया गया था लिच्छवीगढ़ राज्य, तो विश्व का जो प्रथम गणतंत्रात्मक राज्य था उसके शासक थे चेटक। चेटक की पुत्री चेलना या छन्ना का जो विवाह किया था वह किसने किया था? बिंबिसार के साथ हुआ था, और बिंबिसार के साथ हुआ था। इसके बाद चेटक की एक दोस्तों जो बहन थी, चेटक की एक बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। इनकी जो माँ थी, किनकी माँ थी? यह थी महावीर स्वामी की माँ थी। महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की माँ कौन थी? त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक की पुत्री जो थी चेलना या छलना, चेलना या छलना, वो कौन थी? वह बिंबिसार की पत्नी थी। द्वितीय जो बिंबिसार ने जो विवाह किया था वह किया था कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से। बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह किया था वह किया था कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, और यह विवाह में दहेज स्वरूप बिंबिसार को काशी दिया गया था। लेकिन कौशल नरेश जो प्रसेनजित की पुत्री थी बजीरा का जो विवाह किया गया था वह हुआ था बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु से। यह सब चीजें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लाइट चली जाने के कारण ये चीजें छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि बिंबिसार के जो 3 विवाह है आपको अगली वीडियो में बता दिए जाएंगे। जो तृतीय विवाह जो किया गया था वह किया गया था पंजाब, एक मद्र था कुल, पंजाब में एक मद्र कुल था, मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से तृतीय विवाह किया था। तो यह रहे दोस्तों बिंबिसार के द्वारा 3 विवाह। प्रथम विवाह जो किया गया था लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक की पुत्री छलना से किया गया था, और द्वितीय विवाह कौशल नरेश की बहन प्रसेनजित, यानी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से किया था, और तृतीय जो विवाह किया था वो पंजाब के मद्र कुल की जो राजकुमारी थी क्षेमा से विवाह किया था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।